नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। G7 की 50वीं बैठक का आयोजन इटली में हो रहा है। G7 वही मंच जिसका गठन जरूर आर्थिक मुद्दों पर फोकस के कारण हुआ था, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण जैसी चुनौतियों पर विश्व में एक विचार मंच के रूप में इसका उदय हुआ है। G7 की अगर हम बात करते हैं तो ये विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक संगठन है, एक समूह है। अगर जीडीपी के लिहाज से देखा जाए तो विश्व की लगभग 45% जीडीपी को यह कवर करता है, और अगर आबादी के लिहाज से बात करें तो G7 के देश लगभग 10% आबादी को कवर करते हैं। तो ऐसे में आज की हमारी चर्चा G7 की इस बैठक पर ही केंद्रित होगी, क्योंकि इसमें एक खास बात यह है कि भारत को एक बार फिर से आमंत्रण मिला है इसमें सम्मिलित होने के लिए, जबकि भारत इसका सदस्य नहीं है। तो आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और आज के संदर्भ में समझते हैं कि इस बैठक में भारत को क्यों आमंत्रित किया गया और इस बैठक के जो मुख्य एजेंडे हैं वो क्या है। तो देखते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024 शीर्षक के अंतर्गत सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं की अगर बात करें तो खबर की चर्चा करेंगे। चर्चा में क्यों है इसको देखने के साथ साथ G7 क्या है इसको समझते हुए वो प्रमुख एजेंडे कौन से हैं उन एजेंडों पर एक नजर डालेंगे। भारत को क्यों किया गया आमंत्रित इस बात को समझेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो हमारी परिपाटी होती है जिसका जवाब हम अपेक्षा करते हैं कि आप जरूर देंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के आप इसको देख सकते हैं। बात खबर की करें तो खबर फर्स्ट पोस्ट से है, G7 व्हाट्स ऑन द एजेंडा, व्हाई हैज इंडिया बीन इनवाइटेड वंस अगेन। तो इंडिया को पुनः क्यों आमंत्रित किया गया, इन सारी बातों को हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो 13 जून यानी आज से 15 जून के बीच G7 की ये 50वीं बैठक है जो कि इटली में हो रही है। इटली के किस क्षेत्र में हो रही है तो यहाँ मैप में आप देख सकते हैं, इसका ये दक्षिणी भाग है। इसको पुगलिया भी कहा जाता है इस रीजन को, और इसको अपुलिया भी कहा जाता है। दो जगह आपको ये दो बातें अगर लिखी मिले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो इतालवी भाषा है उसमें इसको पुगलिया संबोधित किया जाता है, वहीं अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में इस रीजन के लिए अपुलिया शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो इस रीजन के ही बोर्गो एग्नाजिया वो क्षेत्र है, वो शहर है जिसको फसानो के नाम से जानते हैं। इसी शहर में G20 की जो 50वीं बैठक है उसका आयोजन हो रहा है। देखिए जब G20 का गठन हुआ था तो शुरुआत में आर्थिक मुद्दों पर सिर्फ इसका फोकस था, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण जैसे जो इस प्रकार के मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पर इसका चर्चा विमर्श के लिए हम कह सकते हैं कि एक मंच के रूप में इसका उदय हुआ है। खास बात इसलिए है कि जब से भारत में नई सरकार बनी है, हम कह सकते हैं जो मोदी 3 जो गवर्नमेंट बनी है, तो उसमें बतौर प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा भी है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। अगर बात इस शहर की करें जहां पर यह बैठक आयोजित हो रही है तो यह शहर इसके दक्षिणी हिस्से में है और इसको इटली के हिल्स के नाम के रूप में भी जानते हैं, अर्थात इटली के एड़ी के रूप में भी जानते हैं। और ये जो क्षेत्र है यहाँ की अगर बात करें मैप में आप देख सकते हैं भूमध्य सागर का चारों तरफ यहाँ पर उसकी उपस्थिति है, और इसका जो समुद्र तट है उसके कारण, भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण यहाँ पर जैतून और विशेष रूप से अंगूर के बाग काफी पाए जाते हैं। अब ऐसे समय में यह बैठक हो रही है जबकि पश्चिमी देशों और रूस और चीन के बीच जो गठबंधन है, इन दोनों खेमों के बीच एक तनाव की स्थिति भी है। तो ऐसे में इस बैठक के मायने खास हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान दें कि बतौर अगर होस्ट हम देखें तो इटली, भारत तो इसमें 11वीं बार शामिल हो रहा है, आप ध्यान रखेंगे, लेकिन बतौर होस्ट इटली 7वीं बार इस बैठक को होस्ट कर रहा है। तो यह भी तथ्य आप याद रखेंगे। अगर बात करें क्या है G7, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या एजेंडे वो मुख्य हैं जिस पर इस बैठक में चर्चा विमर्श होने की संभावना है। देखिए 7 देशों का ये एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है, अर्थात इंटर गवर्नमेंटल एक पॉलिटिकल फोरम है। इसमें 7 देश हैं, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ग्रुप 7 G7 अर्थात 7 देशों का समूह है। लेकिन क्या शुरुआत से इसमें 7 देश थे या बीच में इसकी संरचना में, इसके नंबर ऑफ जो कंट्रीज हैं उनमें कुछ अंतर आया? तो बिल्कुल आया, उसको हम आगे स्पष्ट करेंगे। अगर वर्तमान में बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या 7 ही है। वो सदस्य कौन से हैं तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये वो 7 देश हैं जो इसके वर्तमान में सदस्य हैं। क्या उद्देश्य था तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि शुरुआत जरूर आर्थिक मुद्दों पर फोकस था, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर एक वैश्विक स्तर पर मंच के रूप में यह उभरा है। अब चर्चा और सहयोग इन सभी बातों पर होती है और कैसे उसको सुविधाजनक बनाया जाए, इसके वैचारिक मंच के रूप में ये G7 काम करता है।
इसकी अगर अध्यक्षता की बात करें तो इसका कोई सचिवालय नहीं है, इसकी अध्यक्षता इसके जो सदस्य देश हैं क्रमशः उसमें बदलती रहती है और प्रत्येक वर्ष जो है सदस्य देशों के बीच में परिवर्तित होती है। ठीक उसी प्रकार से इस बार इसकी अध्यक्षता इटली को मिली है, इटली इसको होस्ट कर रहा है। तो ये है G7। अब देखिए थोड़ा सा इसकी उत्पत्ति की तरफ चलते हैं। तो उत्पत्ति इसकी 1975 में इसकी पहली जो बैठक है उसके साथ मानी जाती है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि पहले से निर्मित हो रही थी। देखिए 1973 में तेल का संकट उत्पन्न हुआ और उसके बाद एक मंदी की स्थिति देखी गई। उस आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप विभिन्न राष्ट्रों ने आपस में बैठकर इस बात को निर्धारित किया कि इससे निपटने के लिए एक वैश्विक मंच होना चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की आवश्यकता महसूस की गई। और इसके बाद क्या हुआ कि 1973 में 5 ऐसे देश थे जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, जापान और फ्रांस, इन देशों के जो वित्त मंत्री थे उन लोगों की एक अनौपचारिक बैठक होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो बीजारोपण है वो यहाँ से होता है। उस बैठक के बाद 1975 में इन देशों के, इन 5 देशों के वित्त मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक के बाद 1975 में फ्रांस में एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में, इस ग्रुप में, इन 5 देशों की जो बैठक हुई थी उसमें बाद में इटली भी सम्मिलित हो जाता है। और जब इटली सम्मिलित हो जाता है तो संख्या हो जाती है 6। तो इस प्रकार हम इस समय जो अस्तित्व में देखेंगे 1975 में, तो इसको 6 देशों के एक समूह के रूप में देख सकते हैं और इसका प्रथम सम्मेलन होता है। और यहीं से ये माना जाता है कि G7 की उत्पत्ति हुई थी 1975 से। 1976 की अगर बात करेंगे तो इसमें कनाडा भी सम्मिलित हो जाता है और वहीं से ये G7 अर्थात 7 देशों का एक समूह बनकर उभरता है और काफी लंबे समय तक काम करता है। बाद में आप देखेंगे कि वर्ष 1998 के बाद इसमें रूस का भी प्रवेश होता है, लेकिन बाद में 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद सदस्यता से रूस को निष्कासित कर दिया गया। तो बीच में हम कह सकते हैं कि G7 G8 में भी परिणत हुआ और फिर से दोबारा जो वर्तमान स्थिति है वो G7 के रूप में आपके सामने दिखाई दे रही है, जैसा कि पहले मैंने देशों की संख्या आपको बताया। अब ऐसे में अगर हम G7 की बात करें तो G7 में क्या वो एजेंडे हैं जिस पर चर्चा होने चाहिए। तो वर्तमान जो समय है, इस समय में आप जान रहे हैं कि जो पश्चिमी देश हैं और रूस और चीन का जो एक गठबंधन उभर कर सामने आया है, दोनों के बीच संबंध कोई बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में वो एजेंडे क्या हो सकते हैं, वो कौन कौन से मुद्दे हैं, तो एक नज़र उन पर डालते हैं। तो देखिए सबसे पहला मुद्दा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, जो विवाद है, उस पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। और इसमें यूक्रेन को जो क्षति हुई उस क्षति की क्षतिपूर्ति की दिशा में भी एक प्रयास किया जाएगा, ये भी इस एजेंडे में शामिल है। क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में जो संघर्ष हुआ है, ऐसा माना जा रहा है कि जो रूसी केंद्रीय बैंक है उसकी अगर हम उसकी पूंजी की बात करें तो $300 बिलियन उसकी पूंजी है और उससे होने वाले उसके ब्याज से जो लाभ है, जो मुनाफा है, ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन के लिए एक ऋण की व्यवस्था की जाएगी और उसी लाभ से एक सहायता राशि जो कि तकरीबन $50 बिलियन के आसपास होगी, उसको तय किया जाएगा। अब इसके जो तकनीकी पक्ष हैं, वो सहायता किस प्रकार दी जाएगी, उसमें क्या नियम और शर्तें निर्धारित होंगी, कितने फेज में दी जाएगी, इन सारे पक्षों पर यहाँ पर चर्चा होने की संभावना है। तो पहला मुद्दा तो ये है। दूसरे मुद्दे की अगर बात करें तो गाजा में युद्ध विराम। आपको पता है कि इस समय इजराइल हमास के बीच जो संघर्ष है, तो गाजा में युद्ध विराम की बात अगर हम कहें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडेन ने, उन्होंने पहले ही एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया। उन्होंने सीज फायर के लिए जो प्रस्ताव रखा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, उस सीज फायर के साथ साथ उस युद्ध विराम के साथ साथ ये भी कहा गया कि बंधकों की रिहाई और गाजा को सहायता राशि दी जाए, क्योंकि गाजा को इसमें काफी हानि हुई है। तो उस हानि की क्षतिपूर्ति की बात भी की गई। तो इन सारी बातों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात UNSC के द्वारा पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। हालांकि इस दिशा में इस मुद्दे को भी एक मुद्दे के रूप में यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और साथ ही साथ क्यों किया जाएगा, वो क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जिस क्षेत्र में ये स्थिति है, ये अराजकता की स्थिति बनी हुई है, आप सभी जानते हैं कि वो क्षेत्र तेल की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है, वहां तेल होता है। और ऐसी दशा में तेल जो है, तेल के इन समृद्ध क्षेत्रों में अगर संघर्ष और बढ़ता है तो वो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी कहीं भी ठीक नहीं होगा। साथ ही साथ आपको पता है कि लाल सागर के बीच से जो व्यापारिक मार्ग है, इस मार्ग पर भी एक संकट है, इस मार्ग पे भी शांति आवश्यक है वैश्विक व्यापार के लिहाज से। तो तेल के क्षेत्र में संघर्ष को फैलने न देना और लाल सागर में जो जहाजों पर हमले हो रहे थे, उन हमलों को रोकने की दिशा में भी बातचीत होगी। तो ये भी एक प्रमुख मुद्दे के रूप में यहाँ पर, एक एजेंडे के रूप में यहाँ सम्मिलित है। इसके अलावा एक जो प्रमुख मुद्दा है वो है हिंद प्रशांत क्षेत्र। आप सभी जानते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसका आर्थिक महत्व तो है ही, उसका सामरिक महत्व भी है। क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में चीन अपना दबदबा जमाने की तरफ अग्रसर है। ऐसी दशा में जो चीन और रूस का पैक्ट है
उस पैक्ट के तहत जो यूरोपीय देश हैं वो चिंतित हैं और इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व है, तो इसे एक आर्थिक अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। तो ऐसी दशा में क्षेत्रीय सुरक्षा की चिंता और आर्थिक अवसर, इन दोनों ही बातों को इस मुद्दे में सम्मिलित किया गया है। खासकर आप देखेंगे तो इसी क्षेत्र में, इसी रीजन में जो G7 का एक सदस्य देश है जापान, उसकी अवस्थिति भी यहाँ पर है, तो इसलिए चिंता होना स्वाभाविक है। साथ ही आप देखें चीन के बढ़ते दबाव या प्रभाव को हम कह सकते हैं एक रणनीतिक चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। और इस क्षेत्र में विशेष रूप से जो G7 के सदस्य देश हैं उसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली खासा इंटरेस्ट ले रहे हैं, काफी रुचि ले रहे हैं। उसका कारण जो है आर्थिक अवसर हो सकता है। साथ ही साथ इसी वजह से, इसी कारण से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर और सघनता से वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में और प्रमुखता से और गहनता से जुड़ा जा सके। इसके अलावा जो अगला मुद्दा है वो है क्लाइमेट चेंज का। आप सभी को पता है कि 2030 तक विशेष रूप से ये देश जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी अग्रणी देश है, इनको तो मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन इनके द्वारा जो 2030 तक उत्सर्जन में कटौती का जो लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य की सीमा अगर हम बात करें तो 40 से 42% का लक्ष्य था कि जो उत्सर्जन होता है उसमें कटौती की जाएगी। लेकिन इन देशों को जो जिनको की मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए थी, वास्तव में वो राह से भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 19 से 33% ही उत्सर्जन में कटौती दिखाई दे रही है और जिस गति से ये चल रहे हैं इस लक्ष्य को पाना आसान नहीं होगा। तो ये भी एजेंडे में एक प्रमुख बात होगी कि 2030 तक कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र है उनको कैसे चरणबद्ध तरीके से बंद करने के बारे में योजना बनाई जाए, ये एक अन्य मुद्दा है। इसके अलावा अगर बात करें तो अफ्रीका भी फोकस में होगा, अफ्रीका पर भी ध्यान केंद्रित होगा। क्यों होगा केंद्रित? क्योंकि जो जियोर्जियो मेलोनी जो है, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनकी प्राथमिकता है। बेसिकली उनकी विदेश नीति में भी इस बात का परिलक्षण दिखाई देता है। क्यों है? तो रूसी गैस पर जो निर्भरता है उस निर्भरता को ये कम करना चाहती हैं, उसके विकल्प के तौर पर ये अफ्रीका को देखती हैं और यहाँ पर इटली को ये चाहती हैं कि जो प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा लिंक है उसके रूप में स्थापित किया जाए। किसके किसके बीच में? क्योंकि इटली की जो भौगोलिक स्थिति है उसको आप देखेंगे तो अफ्रीका के बीच में और यूरोप के बीच में एक लिंक के रूप में ये बनता है। उसकी भौगोलिक स्थिति इसको विशेष जगह प्रदान करती है। तो इटली को प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा लिंक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं यूरोपीय संघ और अफ्रीका के बीच में, अर्थात ये इनका लक्ष्य है। इसी कारण इनकी जो विदेश नीति है, जिसको मैटाई प्लान के नाम से भी जाना जाता है, उस विदेश नीति में भी आप देखेंगे अफ्रीका पर इनका काफी जोर रहता है। आप देखें जो अफ्रीकी बुनियादी ढांचा है उसका विकास करना हो, चाहे ऊर्जा में महत्वपूर्ण निवेश हो, इन दोनों बातों पर जो इटली के प्रधानमंत्री हैं जियोर्जियो मेलोनी, उनकी प्राथमिकता हमेशा से बनी रहती है। तो ये भी एक प्रमुख एजेंडा होगा इस G7 की शिखर बैठक के दौरान। इसके अलावा एक मुद्दा जो है वो है प्रवास अर्थात माइग्रेशन। मेलोनी सरकार हमेशा इस बात पर जोर देती रही, इससे पहले कि इनके कदम भी आप देखेंगे तो इससे संबंधित है। उनका ये कहना है कि जो इटली में अफ्रीकी प्रवासी हैं उनके आगमन पर अंकुश लगाना, ये भी एक मुद्दा है। वो चाहती हैं कि जो अफ्रीकी प्रवासी हैं वो इटली क्या पूरे यूरोप में जो प्रवासी हैं उनका जाना वहाँ के लिए एक समस्या है, चिंता है। इसमें पहले भी काफ़ी बार बात हो चुकी है। तो अफ्रीकी देशों से वो इस विषय पर एक समझौता करना चाहती हैं। ये भी एक मुद्दा है कि इन प्रवासियों को इटली में प्रवेश करने से रोका जाए और साथ ही अगर रोका जाए तो उनको अपने देश में शरणार्थी के तौर पर असफल लोग जो हो जाते हैं, जो शरणार्थी बनने के लिहाज से वहां गए, लेकिन अगर इटली ने अगर उसको अस्वीकार किया तो अपने देश में उनको स्वीकार किया जाए, अफ्रीका उनको स्वीकार कर ले। तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर की उम्मीद है कि इस G7 की बैठक में पूरी तरह से चर्चा होगी, बात होगी। आपको बता दें कि जो भारत है, भारत इसमें एक आउटरीच देश के रूप में सम्मिलित हुआ है। भारत को आउटरीच देश के रूप में यहाँ पर न्योता दिया गया है और भारत के लिहाज से अगर देखें तो भारत चाहेगा कि पश्चिमी देशों से उसके संबंध बेहतर हों। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन है, खाद्य सुरक्षा है, व्यापार है, इन सब चीजों पर भारत भी अपना ध्यान दे। और आप ध्यान रखिएगा कि ये एक औपचारिक समूह है, एक हम कह सकते हैं एक उन्नत अर्थव्यवस्था के देशों का एक समूह है और धनी और अग्रणी देश है इसमें सम्मिलित हैं। इस लिहाज से इस बैठक का अपना एक विशेष महत्व है। भारत को इसमें न्योता मिलना और भारत अपने पक्षों पर बात रखेगा। क्या होगा वो आगे हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल आज इतना ही। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि भारत को न्योता मिलना क्यों, इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है, भारत के अंदर क्या वो खास बात है, तो इसको देखिए। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है और अगर IMF के आंकड़े आप देखेंगे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग $3.94 ट्रिलियन की है,
जो कि अगर G7 कंट्रीज के जो सदस्य देश हैं उनको देखें तो कनाडा, फ्रांस, इटली और यूके से भी बड़ी अर्थव्यवस्था साबित होता है। ऐसी दशा में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से भी एक है। तो भारत, जो कि ये जो ग्रुप की अगर बात करें, इस समूह की बात करें तो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाला समूह है, और इसमें अगर भारत की अर्थव्यवस्था को आप देखें तो इसके सदस्यों से भी बेहतर अर्थव्यवस्था कुछ मानदंडों पर भारत साबित होता है। तो G7 के साथ इसके अलावा एक अन्य कारण यह है कि एक रणनीतिक साझेदारी भी भारत की है, तो ये भी एक कारण है। और हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है वहां पर भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये माना जाता है कि चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भारत की भूमिका अहम हो जाती है। ऐसे में भारत जैसे देश का महत्व इसकी बढ़ती हुई, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो हिंद महासागर है वहां पर चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए एक लीडर के रूप में भी भारत को देखा जा रहा है। तो इस वजह से भारत को यह न्योता मिला है। अंत में हम अपनी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, उससे पहले आपको एक सूचना दे दें कि दृष्टि आईएएस के प्रीलिम्स 2025 से संबंधित जो हमारी कक्षाएं हैं 26 जून से प्रारंभ हो रही हैं। इसमें एडमिशन शुरू हो चुका है ऑनलाइन कोर्स में। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 9311406441 पर आप कॉल कर सकते हैं। अंत में एक प्रश्न जो आपके लिए हमारी परिपाटी होती है, आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष रूस को G7 से बाहर कर दिया गया था। आपके सामने ऑप्शन है 1998, 2002, 2014 या 2020। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।